स्टूडेंट्स, अपरिमित संख्याओं के बारे में आप सभी जानते हैं, किन्हें कहते हैं हम? अपरिमित संख्या यानी इरेशनल नंबर्स वो संख्याएं होती है जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जहां p और q पूर्णांक है यानी इंटीजर्स हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। कुछ अपरिमित संख्याएं हम जानते हैं जैसे √2, √3, √15, पाई एटसेट्राज। ठीक है, अब इस अगर हम ये साबित करना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि √2 एक अपरिमित संख्या है, तो स्टूडेंट्स आपको इसको सिद्ध करने से पहले हमें एक प्रमेय को समझना बहुत ही जरूरी होगा। वो प्रमेय क्या है? वो प्रमेय इस प्रकार से है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए पहले इस प्रमेय को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया इस प्रमेय के बारे में कि p a² को विभाजित करती है, यानी a² इज डिविजिबल बाय p, देन p a को भी विभाजित करेगी, तो जो है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। ठीक है, यानी a² को कौन विभाजित कर रहा है? p, तो a को भी p विभाजित करेगा। यहाँ देखेंगे यहाँ a के ऊपर स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे a कुछ नहीं है, सिंगल है। तो अगर a² को p विभाजित कर रहा है, a² इज डिविजिबल बाय p, देन a मस्ट बी डिविजिबल बाय p। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखेंगे, समझ लेते हैं हम। a जो है क्या है? p1, p2, p3 सो ऑन अप टू pn। ठीक है, यानी a जो है p1, p2 इन सब का क्या है? ये गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं हम a को। तो a² को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे आप, a इंटू a, यानी कि ये a है हमारे पास, p1, p2, p3 सो ऑन अप टू pn, और ये भी हमने a की ही वैल्यू लिखी है, मतलब p के गुण a के ही हमने गुणनखंड के रूप में हमने ये लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये p1² p2² ये इस टाइप से है, क्योंकि दो बार p1 है, दो बार p2 है। देखेंगे आप, एक जैसे फैक्टर्स हैं कि नहीं है दोनों में। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें ये बताना है कि p a² को विभाजित करती है। क्या दिया है हमें कि p जो है a² को विभाजित कर रहा है, यानी कि इन फैक्टर्स में से, इतने गुणनखंडों में से कोई ना कोई एक गुणनखंड ऐसा है जो इस a² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि इन फैक्टर्स में से, इन गुणनखंडों में से कोई ना कोई एक ऐसा गुणनखंड अवश्य मौजूद है जो a² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसमें भी तो यही बोला गया है कि जो p है वो a² का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि p जो है a² को विभाजित करता है। इसका मतलब p इस a² का क्या होगा? एक अभाज्य गुणनखंड होगा। उनमें से एक, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनमें से एक अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? a² का p होगा। ठीक है, ये तो हो गया अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के हिसाब से, जो हमने गुणनखंड वाली बात बोली। ठीक है, अब दूसरा इस अंकगणित के जो आधारभूत प्रमेय है उसमें जो दूसरी बात बोली गई है, क्या? यूनिक वे की बात बोली गई है, यानी अद्वितीयता का गुण बोला गया है। उसमें क्या होना चाहिए कि जो a² का अभाज्य गुणनखंड है वो केवल p1, p2, pn है। यानी कि देखेंगे आप, इसका मतलब क्या है? जो यूनिकनेस बोल रहा है, यूनिक वे बोल रहा है लिखने का तरीका जो है गुणनखंडों का। यहाँ देखिए हम, ये भी a है और ये भी a है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये a में जो गुणनखंड है वो p1, p2, p3 सो ऑन pn है, और इसमें भी वही है। तो ये एक यूनिक वे है उसके गुणनखंडों को लिखने का। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि जो उसका जो एक अभाज्य गुणनखंड था, ठीक है, जो एक फैक्टर था, वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। समझ में आ रही बात? इसमें शामिल है, इसका मतलब ये है। और ये क्या चीज़ है? ये पूरा a है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा p है वो a का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका अर्थ हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, यदि p इसका इनका एक गुणनखंड हुआ तो p इसको क्या, इस a को क्या करेगा? विभाजित करेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये हो गया, किसकी बात हो गई? ये तो हो गई प्रमेय की बात। अगर आप इसको अगर वैसे ही समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। वो ये कह रहा है कि यदि हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अपने आप भी सोच सकते हैं कि यदि 2 एक अभाज्य संख्या, वो तो है ही, 2 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 2 विभाजित करता है 2² को, 2² क्या होता है? 4 होता है, तो 2 से डिविजिबल है ना 4, तो वो 2 अगर 2² को डिवाइड कर सकता है तो 2 इस 2 को भी जरूर डिवाइड करेगा। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। आप छोटा सा उदाहरण लगा करके समझ सकते हैं। इसी टाइप से आप आगे बढ़े। यदि 2 विभाजित करता है 4² को, जब 4² की वैल्यू कितनी है? 16 होती है, तो 2 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 16 होता है कि नहीं होता है? तो यदि 2 डिवाइड करता है 16 को, यानी 16 इज डिविजिबल बाय इफ 2, देन 4 इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। 4 भी 2 से विभाजित अवश्य रूप से होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं इसे, वो ये कहना चाह रहा है।
तीसरा उदाहरण छोटा सा हमने ये लिया है, जैसे 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर का वैल्यू कितनी है 36 होती है, 6 जगह 36 36 होती है। तो 36 अगर 2 से विभाजित है, 36 इज डिविजिबल बाय 2, देन 6 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब आप इसे उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहती है कि अगर 2 6 स्क्वायर को डिविजिबल है, डिवाइड करेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 जो 6 स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड होना चाहिए। और आप देख भी सकते हैं 36 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो 18 बार कटेगा, 18 दूना 36 होता है, तो 18 क्या होगा, 36 का गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा जो यूनिक वे की बात उसमें कही गई है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कि 2 जो है 6 के अभाज्य गुणनखंडों में से ही कोई एक होना चाहिए, और वो है भी। जैसे 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 लिख सकते हैं। अब इस वाले 6 का अगर हम फिर से प्राइम फैक्टर करें तो क्या बनेगा, 2 × 3 बनेगा। तो इस 2 × 3 में एक 2 हमें ये मिल रहा है। ठीक है, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल 6 की बात कर रहे हैं। तो ये 6 में आपको 2 × 3 मिल रहा है, तो ये जो 2 आया है ये फैक्टर हो गया, एक हो गया कि नहीं हो गया, तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो किसका फैक्टर है, ये 6 का फैक्टर है। यानी कि आप जो बोलना चाह रहे हैं कि 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी 6 भी 2 से विभाजित होगा। तो ये हमारी क्या थी, प्रमेय थी, जो हमने अब जो अपरिमित संख्याओं को सिद्ध करने में लगानी है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे कि √2 कैसे करके एक अपरिमित संख्या बन जाती है।